नमस्कार दोस्तों, यूएस तमर एग्रीकल्चर फाउंडेशन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी 57वीं क्लास है और बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं लवणीय और क्षारीय मृदाएं। लवणीय मृदाएं कौन सी होती हैं और क्षारीय मृदाएं कौन सी होती हैं, तो इनके बारे में हम पहले विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद इनमें क्या बेसिक अंतर जो पाया जाता है तो उस अंतर को हम डायग्राम बना करके समझेंगे। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक हम शुरू करते हैं, लवणीय क्षारीय मृदा। आज का हमारा टॉपिक है लवणीय क्षारीय मृदा। ठीक है, अब चलिए आगे। बच्चों लवणीय क्षारीय मृदाएं जो होती हैं, दिखने में तो दो शब्द हैं, लवणीय मृदाएं और क्षारीय मृदाएं। ठीक है, लेकिन इनको पढ़ेंगे तो इसके तीन रूप निकल करके सामने आते हैं। कितने रूप? तीन रूप इसके निकल करके सामने आएंगे। सबसे पहला रूप लवणीय मृदा। पहला रूप कौन सा है? लवणीय मृदा। दूसरा रूप इसका है तो दूसरा रूप है वो कौन सा है? क्षारीय मृदा। कौन सी मृदा? क्षारीय मृदा। और तीसरी मृदा है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है जिसको बोलते हैं लवणीय क्षारीय मृदा। जिसे क्या बोलते हैं? लवणीय क्षारीय मृदा। लवणीय मृदाओं को सैलाइन सॉइल बोलते हैं। इंग्लिश में लिखो तो इंग्लिश में आप समझ सकते हैं इस प्रकार से, सैलाइन सॉइल, सैलाइन एंड एल्किल या एल्कलाइन सॉइल। ठीक है, लवणीय और क्षारीय मृदा। लवणीय मृदा को सैलाइन सॉइल और क्षारीय मृदा को एल्कलाइन या एल्किल सॉइल, एक ही बात है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये क्या है, लवणीय क्षारीय क्या है और इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं। देखो बच्चों, जो मिट्टी होती है, अब हम सॉइल साइंस पढ़ रहे हैं, जो मिट्टी होती है उसमें पोषक तत्वों का जो अनुपात होता है वो बदलता रहता है। अलग प्रकार की मिट्टी में पोषक तत्वों का अनुपात अलग होता है, वहां की मिट्टी की जो प्रकृति है वो अलग होती है। तो इन सभी प्रकृतियों को एक विशेष नाम से संबोधित किया गया है। तो उन नामों में थोड़ा सा कैटेगराइजेशन करके और इनको विभागों में विभक्त किया गया है, जिसमें लवणीय मृदाएं तो जिसमें लवण की मात्रा ज्यादा होगी, क्षारीय मृदाएं जिसमें क्षार की मात्रा ज्यादा होगी, और लवणीय क्षारीय मृदाएं जिसमें लवण भी ज्यादा और क्षारीय भी ज्यादा हो। इस प्रकार की जो मृदाएं होती हैं उनको तीन भागों में विभाजित किया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे लवणीय मृदाएं। सबसे पहले कौन सी मृदा आएगी आपकी? लवणीय मृदा। सबसे पहली जो सॉइल है वो कौन सी है बच्चों? लवणीय मृदा। चलिए सबसे पहले ये आपके नंबर 1 पे लवणीय मृदा। लवणीय मृदा। चलिए, लवणीय मृदा क्या है बच्चों? जब मिट्टी के ऊपर लवण इकट्ठे हो जाते हैं, है ना, मिट्टी के ऊपर लवण की मात्रा ज्यादा हो जाती है, लवण इकट्ठे ज्यादा हो जाते हैं, तो हमारी जो मिट्टी है, हमारी मिट्टी की जो प्रकृति है वो बदल करके कैसी हो जाती है? बदल करके लवणीय हो जाती है। कैसी हो जाती है? लवणीय हो जाती है। और इस लवणीय के वजह से लवण या लवण को हम साल्ट भी कह सकते हैं, है ना। देखो एक चीज मैं आपको याद करा रहा हूं यहां, वो आप याद रखना। लूण, है ना, ये आपको मैंने समझाया था जब आपको मैंने झीलें पढ़ाई थी तब। लूण, लूण यानी नमक। नमक को राजस्थानी भाषा में क्या कहा जाता है बच्चों? लूण। नमक को राजस्थानी भाषा में क्या कहा जाता है? लूण। ठीक है,
क्लियर। नेक्स्ट, वह मृदा जिसमें लूण ज्यादा मिले, क्या मिले, लूण ज्यादा मिले, तो वो मृदा क्या कहलाएगी, लवणीय। क्या कहलाएगी बच्चों, लवणीय। ये आपको याद करने की ट्रिक बता रहा हूं मैं। नमक को हम क्या कहते हैं, लूण, ठीक है। और लूण अर्थात वह मृदा जहां पे लूण ज्यादा मिले वो मृदा क्या कहलाएगी, लवणीय कहलाएगी। अब आप मुझे ये बताओ, लूण, नमक और लवणीय एक ही चीज हो गई अब, क्योंकि नमक को लूण कह रहे हैं और जहां पे लूण ज्यादा पाया जा रहा है उसे हम लवणीय कह रहे हैं। अब मैं आपके सामने एक परिस्थिति रखता हूं कि मान नमक का रंग कैसा होता है। नमक जो होता है साल्ट, आपने देखा है नमक NaCl, तो NaCl का जो कलर होता है, नमक जो होता है उसका कलर होता है कैसा होता है, सफेद। कैसा कलर होता है बच्चों नमक का, नमक का कलर होता है सफेद। कैसा होता है, सफेद। जब नमक का कलर सफेद है, समझना इस चीज को, जब नमक का कलर सफेद है तो नमक के साथ साथ लूण का कलर भी कैसा होगा, जो लूण है इसका कलर भी कैसा होगा, सफेद ही होगा, क्योंकि नमक को ही लूण कह रहे हैं हम, नमक को ही लूण कह रहे हैं। तो जब नमक का रंग सफेद है, नमक का रंग सफेद है, कलर सफेद है, तो लूण का कलर भी कैसा होगा, सफेद होगा। होगा कि होगा, नमक सफेद तो लूण सफेद। जो आते हैं ना सफेद मोटे मोटे नमक के पत्थर आते हैं, जिसको सेंधा नमक बोलते हैं, वो ही लूण है। उसको फिर उसमें आयोडीन की मात्रा उसमें ऐड की जाती है और उसके बाद वो नमक बन करके आता है, साल्ट बन करके आता है। तो स्टार्टिंग में तो एक पत्थर के समान होता है, ठीक है। तो नमक का कलर कैसा हुआ, सफेद। कैसा हुआ, सफेद, बिल्कुल सफेद। तो जब नमक का रंग सफेद है तो लूण का रंग भी कैसा होगा बच्चों, सफेद होगा। कैसा होगा, सफेद होगा, ठीक है। जब लूण का रंग सफेद है, नमक का रंग सफेद है, तो जिस मृदा से लूण और नमक पाए जा रहे हैं, जिस मृदा में लूण और नमक पाए जा रहे हैं, उस मृदा का रंग कैसा होगा, तो बच्चों उस मृदा का रंग भी सफेद होगा। कैसा होगा, सफेद होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब नमक का रंग सफेद है, लूण का रंग सफेद है, तो लवणीय मृदा का भी रंग सफेद होगा, क्योंकि लवणीय मृदा से ही लवण प्राप्त होते हैं और उन लवणों से ही नमक बनाया जाता है, खारा पदार्थ बनाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि जो लवणीय मृदा है इसका सफेद रंग होता है। पहली बात कि लवणीय मृदा का रंग कैसा होता है, इसमें विशेष बात कौन सी है, लवणीय मृदा का रंग। सबसे पहले क्या आएगा, इसका रंग कैसा होता है बच्चों, सफेद। कैसा होता है इसका कलर, इसका कलर सफेद होता है। जो लवणीय मृदा होती है इसका रंग कैसा होता है बच्चों, सफेद होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना आप। इसको हम ऊसर भी कह सकते हैं, सफेद ऊसर भी कह सकते हैं, है ना। सफेद या सफेद ऊसर या सफेद ऊसर, सफेद ऊसर भी हम इसको कह सकते हैं। लवणीय मृदा का रंग कैसा है, सफेद या सफेद ऊसर। कलर की बात कंप्लीट हो गई। याद कैसे करना है, लवणीय मृदा से कौन सी बनी है, लूण, और लूण से क्या बना है, नमक, और नमक का रंग कैसा होता है, सफेद। इसलिए लवणीय मृदा का भी रंग कैसा होगा, सफेद होगा या सफेद ऊसर होगा, है ना। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ साथ जो लवणीय मृदा होती है, जो लवणीय मृदा होती है, इसमें, इस मृदा में क्लोराइड व सल्फेट, कौन कौन से तत्व, क्लोराइड व सल्फेट जो तत्व होते हैं ये ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। क्लोराइड और सल्फेट जो तत्व होते हैं, क्लोराइड और सल्फेट ये इस मिट्टी में पाए जाते हैं मुख्य तौर पे, है ना। क्लोराइड और सल्फेट इस मृदा में मुख्य तौर पे पाए जाते हैं। दूसरी बात, जो लवणीय मृदा है, लवणीय मृदा का पीएच मान, लवणीय मृदा है इसका पीएच, लवणीय मृदा का पीएच मान कितना होगा बच्चों, 8.5 से कम,
कितना होगा 8.5 से कम, ये होगा लवणीय मृदा का पीएच। नेक्स्ट आता है ईसी। ईसी इसको बोलते हैं विद्युत चालकता। ईसी को क्या बोलते हैं? विद्युत चालकता, है ना। तो लवणीय मृदा जो है इसकी जो ईसी होती है वो ईसी या विद्युत चालकता होती है 4 से अधिक। क्योंकि पीएच 8.5 से कम है तो ईसी कितनी हो गई? 4 से अधिक। इसकी जो ईसी है वो मिलेगी 4 से अधिक। चार से अधिक। अब आता है इसका विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता। विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता। सोडियम प्रतिशतता कि विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता कितनी होती है? तो कितनी होती है इसकी? जब पीएच 8.5 से कम, ईसी 4 से अधिक, तो विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता 15 से कम। 15 से कम होगी। 15 से क्या होगी बच्चों? 15 से कम होगी। विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता 15 से हम कम रखी जाएगी इस लवणीय मृदा में। तो इसको आप ऐसे कैसे उतार लीजिए सेम टू सेम, ठीक है। इसको आप ऐसे कैसे लिख लीजिए, जो सफेद जो रंग होता है, सफेद जो भूमि होती है, मतलब जहां सफेद सफेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं उसे रेह या रेहिली भी कहते हैं। जो सफेद रंग के धब्बे होते हैं वो विशेष नाम है रेह या रेहिली है। सफेद रंग के जो धब्बे होते हैं, सफेद रंग जो होता है इसको क्या कहते हैं? विशेष तौर से रेह या रेहिली। रेहिली भी हम इसको कह सकते हैं। सफेद को रेह या रेहिली भी कह सकते हैं। ये देखो, ये ग्रामीण शब्दावली है, ये याद होना जरूरी है, ठीक है। तो लवणीय मृदाएं हमने पढ़ ली कि लवणीय मृदाओं का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। पीएच मान 8.5 से कम होता है। ईसी 4 से अधिक होती है। विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता 15 से अधिक होती है, सॉरी 15 से कम, है ना। और इसका जो सफेद रंग जो होता है वो रेह या रेहिली कहलाता है, ठीक है। अब लवणीय मृदा है, लवणीय जो ग्रसित मृदा है, लवणीय समस्या से ग्रसित मृदा का जो उपचार करेंगे वो कैसे करेंगे? तो इस प्रकार की मृदा का जो उपचार करेंगे या मृदा का सुधार करेंगे वो करेंगे हम लीचिंग के द्वारा। किसके द्वारा करेंगे बच्चों? लीचिंग के द्वारा। लवणीय मृदा को सुधार किया जाता है या सुधारा जाता है। सुधार किसके द्वारा करेंगे? लीचिंग के द्वारा। ये इंग्लिश का शब्द है। ये क्या है? इंग्लिश का शब्द। इसको इंग्लिश में लिखो, लीचिंग, है ना। लीचिंग, LICHING, लीचिंग। तो लीचिंग के द्वारा लवणीय मृदाओं का सुधार किया जाता है बच्चों, है ना। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, है ना। कभी कभी विशेष प्रश्न पूछ लिया जाता है कि लवणीय मृदाओं का सुधार कैसे करते हैं, तो उसमें लीचिंग आपको याद होना चाहिए। स्पेलिंग थोड़ा सा सही कर लीजिए आप। देखो, लीचिंग इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन अलग तरीके से होगा। LEACHING, लीचिंग, है ना। तो लीचिंग के द्वारा हम लवणीय जो मृदा है इसको हम सुधार सकते हैं। तो बच्चों इसको आप ऐसे कैसे उतार लीजिए। फिर हम पढ़ेंगे क्षारीय मृदाएं। कौन सी मृदाएं पढ़ेंगे बच्चों? क्षारीय मृदाएं पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं अब क्षारीय मृदाएं। तो क्षारीय मृदाओं में आप लिखिए, जो क्षारीय मृदाएं होती हैं इन मृदाओं में सोडियम लवण की मात्रा जो होती है वो अधिक होती है। अर्थात जो विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता है, विनिमयशील सोडियम जो प्रतिशतता है ये 15 से
अधिक होती है। कैसी होती है? अधिक होती है। और ऐसी जो मृदाएं होती हैं इनकी सोडियम प्रतिशतता अधिक होने के कारण इनकी भौतिक दशा भी खराब होती है, इसलिए इनको काली ऊसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको बच्चों? इन्हें काली ऊसर भी कहते हैं, है ना। इन्हें क्या कहते हैं? काली ऊसर भी कहते हैं। देखिए बाकी के पॉइंट सेम टू सेम रहेंगे। जो कि मृदा है अपनी कौन सी? क्षारीय है। नंबर 2 की मृदा कौन सी आएगी बच्चों? नंबर 2 पे क्षारीय मृदा आएगी। नंबर 2 क्षारीय मृदा। क्षारीय मृदा, ठीक। इसको देखिए, जब लवणीय मृदा का रंग सफेद था तो क्षारीय मृदा का रंग काला। कैसा होता है? काला। या क्षारीय मृदा कैसी होती है? काली होती है ना। कैसी होती है? काली होती है। पीएच मान, जब लवणीय मृदा का पीएच मान 8.5 से कम था तो इसका 8.5 से अधिक, उससे अधिक 8.5 से अधिक। लवणीय मृदा में EC4 से अधिक थी तो क्षारीय मृदा में EC4 से कम, ठीक। लवणीय मृदाओं में विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता 15 से कम थी, लेकिन यहाँ पे सोडियम प्रतिशत जो आएगी वो 15 से बच्चों अधिक आएगी। क्या आएगी? 15 से अधिक आएगी सोडियम प्रतिशतता, ठीक है। और इसका जो सफेद होता है, जो रंग है ना, रंग जो होता है काला रंग होता है, इसको काला ऊसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? काला ऊसर भी कहते हैं, काली ऊसर भी कहते हैं। इस भूमि का उपनाम क्या है? काली ऊसर। इसका दूसरा नाम क्या है? काली ऊसर भूमि। काली ऊसर, है ना, इसका दूसरा नाम है। सफेद ऊसर लवणीय मृदाओं का, काली ऊसर क्षारीय मृदाओं का। रंग कैसा है क्षारीय मृदाओं का? रंग काला है, ब्लैक सॉइल है। पीएच मान 8.5 से अधिक है, EC4 से कम है और विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता 15 से अधिक है। विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता यानी सोडियम लवण की मात्रा 15 से अधिक होने के कारण, सोडियम लवण की मात्रा 15 से अधिक होने के कारण इस मृदा का रंग क्या कहता है? कैसा होता है? काला होता है। और ये बहुत ही खराब मृदा होती है। ये मिट्टी कैसी होती है बच्चों? ये मिट्टी खराब मिट्टी होती है। इसकी जो दशा होती है, भौतिक दशा, वो बिल्कुल खराब होती है। इसकी भौतिक दशा खराब होती है। लिख ली सबके साथ आप इसके नीचे से लिखना, यहाँ से इसके नीचे से, है ना, मैं आगे लिख रहा हूँ जगह, इसलिए भौतिक दशा कैसी होती है इसकी? खराब होती है। भौतिक दशा खराब होती है ना। तो इसको आप ऐसे कैसे उतार लीजिए। इसमें कोई समझने का ज्यादा उसमें कोई हेरफेर नहीं है, नॉर्मल से चीजें हैं और आप एक एक बार समझेंगे तो आपकी आसानी समझ में आ जाएगा। अब लास्ट का बचता है लवणीय क्षारीय मृदाएं। कौन सी मृदाएं? लवणीय क्षारीय मृदाएं। अब इसमें क्या है कि जो पीएच मान आएगा वो 8.5 से अधिक आएगा, EC4 से अधिक आएगी, विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता ये भी 15 से अधिक आएगी, है ना। तो ये जो मृदा होती है ये इसको ऊसर भी मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊसर मृदा भी कहते हैं इसको। और ऊसर में कौन सी ऊसर? भूरी ऊसर। कौन सी ऊसर कहेंगे बच्चों इसको? इसको भूरी ऊसर भी कहते हैं। भूरी ऊसर भी इसका नाम बताया गया है। तीसरी मृदा है हमारी लवणीय क्षारीय मृदा। नंबर 3 पे है लवणीय क्षारीय मृदा।
लवणीय क्षारीय मृदा। ठीक, लवणीय क्षारीय मृदा नंबर 3 पे है। अब देखो इस मिट्टी जो होती है इसका रंग कैसा होता है? भूरा ऊसर, है ना, या भूरी ऊसर। कैसी होती है ये? भूरी ऊसर होती है। इसका जो पीएच होता है, पीएच मान कितना होता है? 8.5 से अधिक, 8.5 से अधिक। इसकी जो ईसी होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या विद्युत चालकता कितनी होती है? 4 से अधिक होती है। ठीक है। और इसकी जो विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता, विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता कितनी होती है? वो भी 15 से अधिक होती है। क्या होती है बच्चों? 15 से अधिक होती है ना, 15 से अधिक होती है। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो मिट्टी है इसका रंग कैसा है? भूरी ऊसर, भूरा इसका रंग है। इसका पीएच 8.5 से अधिक है, ईसी 4 से अधिक है, और विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता ये भी 15 से अधिक है। तो इस प्रकार की मृदा क्या कहलाएगी? लवणीय क्षारीय मृदा कहलाएगी, क्योंकि इसमें लवणीय के गुण भी हैं और क्षारीय के गुण भी हैं। लवणीय के गुण इसलिए हैं क्योंकि इसमें जो ईसी है वो 4 से अधिक है ना, सबसे अधिक है। और इसमें क्षारीय गुण इसलिए कि इसका जो पीएच है वो 8.5 से अधिक है। जो पीएच है वो किससे अधिक है? 4.5 से अधिक है। सॉरी, जो आपका ईसी 4 से अधिक है ना। तो लवणीय मृदा इसलिए क्योंकि ईसी 4 से अधिक है, और क्षारीय मृदा इसलिए है क्योंकि इसमें जो विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता है वो 15 से अधिक है, और पीएच मान भी 8.5 से अधिक है। इसलिए दोनों ही गुण इसमें पाए जाएंगे, और इसका नाम लवणीय क्षारीय इसलिए रखा गया है। और इसकी जो रंग होगा इस मिट्टी का कैसा होगा? भूरा या भूरी ऊसर। ठीक है। ये 3 प्रकार की मृदाएं मैंने आपको बताई हैं, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ हैं, बहुत अच्छी मृदाएं हैं। अब आपको मैं इसका एक सारणी बना करके समझाता हूं, या लवणीय क्षारीय मृदा का वर्गीकरण करके आपको मैं ये चीजें समझा देता हूं। उतार लीजिए इसको ऐसे कैसे आप। अब इसका मैं वर्गीकरण करके आपको थोड़ा सा समझ देता हूं बच्चों। इसको हम इसका क्लासिफिकेशन समझेंगे तो और समझ में अच्छा आएगा। देखिए, एक तरफ तो हम लिखेंगे नाम, यहां तो आएगा मृदा का नाम। कि मृदा का नाम क्या है। ठीक, उसके बाद उसका पीएच, उसका पीएच क्या है। उसके बाद ईसी, कि उसकी ईसी कितनी है। ठीक है। उसके बाद उसकी विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता, विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता, है ना, विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता। इसके बाद में आएगा उपनाम। लास्ट में क्या आएगा बच्चों? उपनाम, है ना। अब उपनाम इसमें अलग अलग वैज्ञानिकों का आएगा, है ना। अब जो उपनाम है वो अलग अलग साइंटिस्टों को आएगा। अब इसमें 2 साइंटिस्ट हैं लवणीय क्षारीय मृदाओं का जिन्होंने क्लासिफिकेशन किया है, वो 2 साइंटिस्ट हैं। पहला तो है हिलगार्ड और दूसरा है गेदोराइज। हिलगार्ड और गेदोराइज उपनाम आएंगे किसके द्वारा? उपनाम है सबसे पहले इसमें आएगा हिलगार्ड और गेदोराइज। पहले हम लिखेंगे हिलगार्ड, हिलगार्ड द्वारा नाम क्या है, उसके बाद गेदोराइज। गेदोराइज के द्वारा इसका नाम क्या है। ठीक है।
ये हमारी सारणी बन गई और हमें इसी सारणी के हिसाब से सारा वर्गीकरण समझना है। और ये वर्गीकरण इतना इंपॉर्टेंट है, इतना आवश्यक है, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो बच्चों इसको आप जरूर से जरूर याद करना और ये आपको याद होना चाहिए। ये आपके आगे तक काम आने वाली चीजें हैं जो मैं लिखवा रहा हूं ना, ये आपके आगे तक काम आएंगे बच्चों भविष्य में। इसलिए आप इसको हल्के में मत लेना, जो सारणी बना रहा हूं उसको लाइफ टाइम संभाल के रखना, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं सारणी बना के नंबर 1 पे। यानी लिख लो आप लवणीय क्षारीय मृदाएं, है ना, लवणीय क्षारीय मृदाओं का वर्गीकरण, लवणीय क्षारीय मृदाओं का वर्गीकरण, ठीक है। नंबर 1 पे लिखेंगे हम लवणीय मृदाएं। लवणीय मृदाएं, है ना। तो बच्चों मैं आपको एक बात समझा दूं, जो पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल सबने देखा है ना, पीएच स्केल की वैल्यू कितनी होती है 0 से 14 तक। जो पीएच स्केल होता है उसमें कितने अंक होते हैं 0 से 14 तक। उसके बाद 0 से 7 तक जो अंक होएगा 0 से 7, ये कहलाएगा आपका अम्लीय, है ना। 7 से कम अम्लीय और 7 से अधिक क्षारीय, ये आप सभी जानते हैं ना। 7 से कम तो अम्लीय और 7 से अधिक क्षारीय, ठीक है। यहां क्या करना है, लवणीय जो मृदाएं हैं, लवणीय मृदाओं को आप कुछ समय के लिए अम्लीय मृदा समझ लो, क्योंकि उसके बाद नाम आएगा क्षारीय मृदाओं का, तो क्षारीय नाम पहले से आ ही रहा है यहाँ, इसलिए लवणीय मृदाओं का अम्लीय मृदाएं समझ लो कुछ समय के लिए, ठीक है। तो अगर इसको हम अम्लीय मृदा समझेंगे तो इसका पीएच मान क्या आएगा, अम्लीय मृदा के हिसाब से तो 7 से कम, अम्लीय मृदा के हिसाब से 7 से कम, लेकिन हम इसको लवणीय मृदा के हिसाब से समझेंगे तो 8.5 से कम आएगा। कितना आएगा 8.5 से कम इसका पीएच मान आएगा। इसको आप समझते हुए चलना, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत अच्छा चैप्टर है। लवणीय मृदाओं का पीएच कितना है 8.5 से कम, ठीक। जब पीएच 8.5 से कम है तो ईसी कितना आएगा 4 से अधिक, 4 से अधिक। समझते हो चलो एक चीज को, लवणीय मृदाओं का मैंने सबसे पहले क्या लिखा है पीएच, पीएच 8.5 से कम है तो ईसी पहली संख्या मेरी कम है तो दूसरी क्या आएगी अधिक आएगी, है ना। ईसी कितना हुआ 4 से अधिक। जब ईसी 4 से अधिक है मतलब ये संख्या कौन सी है अधिक, तो उसके बाद क्या आएगा आने वाली संख्या कम आएगी, क्योंकि देखो यहाँ पे कम उसके बाद अधिक। अब अधिक आ गया तो यहाँ क्या आएगा कम आएगा। कम क्या आएगा विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता, जो कितनी होती है विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता होती है 15। कितनी होती है 15। तो यहाँ पे जब पीएच 8.5 से कम है तो कम के बाद क्या आता है अधिक, तो ईसी कितना हो गया 4 से अधिक। जब अधिक ईसी है तो अधिक के बाद क्या आता है कम, अधिक के बाद कम, तो विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता कितनी हो गई 15 से कम, 15 से कम। ये बच्चों आपको एक लाइन में तो रटनी ही पड़ेगी, एक लाइन तो आपको याद करनी ही पड़ेगी, नहीं तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपको सबसे पहले पीएच पे फोकस करना है। अगर पीएच आपने देख लिया तो पीएच के बाद तो आप ऑटोमेटिक ही आगे का लिख दोगे। भाई पीएच मान लवणीय मृदा को कुछ समय के लिए आप अम्लीय मान लो, तो जिस प्रकार से अम्लीय मृदाओं का पीएच 7 से कम होता है उसी प्रकार लवणीय मृदाओं का पीएच 8.5 से कम होगा, ठीक है ना। लवणीय मृदाओं का पीएच कैसा होगा 8.5 से कम होगा। जब पीएच हमारा कम है, पहली संख्या क्या है कम, तो दूसरी संख्या क्या आएगी अधिक आएगी। तो ईसी कितना होता है 4, ईसी 4 है, विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता 15 है। तो ईसी कितना आएगा जब यहाँ 8.5 से कम है तो ये कम है पहली पीएच, तो ईसी कितना आएगा कम के बाद अधिक, तो ईसी कितना हो गया 4 से अधिक हो गया ना।
जब यहां अधिक आ गया तो उसके बाद क्या आएगा, कम। तो विनिमयशील सोडियम प्रतिशत से क्या हो गई, 15 से कम। आगे समझ में कितनी हो गई, 15 से कम हो गई। चलिए आगे चलिए, देखो एक एक टॉपिक क्लियर करते हुए चलते हैं, नाम बाद में लिखवा देंगे आपको, पहले आप एक एक चीजों क्लियर करते हुए चलो। उसके बाद आता है दूसरा क्षारीय मृदाएं। कौन सी आती है, क्षारीय मृदाएं। कौन सी मृदाएं आती है बच्चों, क्षारीय मृदाएं। अब देखिए आप, क्षारीय मृदाओं का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक। कितना होता है, 7 से अधिक। लेकिन जब यहां हमने लवणीय मृदाओं का पीएच मान 8.5 माना है, क्या माना है, 8.5, तो लवणीय मृदाएं 8.5 से कम हैं, तो क्षारीय मृदाएं क्या होंगी, अगर अम्लीय मृदा 8.5 से कम है तो क्षारीय कितना होगी, क्षारीय जो मृदा होगी वो कितनी होगी बताओ, 8.5 से अधिक। कितनी होगी बच्चों, 8.5 से अधिक होगी। आगे समझ, देखो लवणीय मृदा अगर कम है तो क्षारीय मृदा कैसी होगी, अधिक होगी। ये समझने का कंसेप्ट है, यहां कम तो उसके बाद अधिक, यहां भी ये कर रहे हैं हम, यहां पे कम उसके बाद अधिक उसके बाद कम। लेकिन ध्यान में रखना चाहिए कि कम कौन सी होगी, अधिक कौन सी होगी। पीएच कम, ईसी अधिक, विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता कम, ठीक है। उसके बाद क्षारीय मृदाएं हम लेंगे तो क्षारीय मृदा की शुरुआत यहाँ पे कम से हो रही है तो इस यहाँ किससे होगी, अधिक से होगी। तो क्षारीय मृदा का पीएच कितना हुआ, 8.5 से अधिक, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला ही हम यहाँ अप्लाई करते हैं, जब पीएच मान 8.5 से अधिक है, कितना है, अधिक, तो ईसी कितना होगा, यहाँ पे अधिक है तो ईसी में कम, कितना आएगा, 4 से कम। कितना आएगा बच्चों, 4 से कम। आएगा समझ में, ये अधिक है तो ये कम है। उसके बाद आगे चलिए, 4 से कम। आगे चलिए, जब ये कम है तो आने वाली संख्या क्या आएगी, अधिक आएगी। आने वाली संख्या क्या आएगी बच्चों, अधिक आएगी। आएगी कि नहीं आएगी बताओ। जब पहले वाली हमारी कम है, पहले वाली हमारी पीएच को आप 8.5 लिख लो, ऐसे करो, है ना। और मैं आपको इसकी एक ट्रिक और समझाता हूँ और भी बड़े तरीके से, आपके समझ में और भी अच्छा आएगा, है ना। इसको मैं इसको मिटा देता हूँ, अब आप इसको समझो और बेटर समझ में आएगा, अब आपको दिक्कत ज्यादा नहीं होगी। देखो मैं प्रयास से कर रहा हूँ सिंपल से सिंपल लैंग्वेज आपके समझ में बैठे, कठिन नहीं, है ना, बिल्कुल सिंपल भाषा। चलिए, पीएच का मान कितना है, 8.5, ईसी 4 और विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता 15। लेकिन यहाँ पे कम ज्यादा नहीं है, केवल फिक्स है ये। लवणीय मृदा लेंगे तो लवणीय मृदा की शुरुआत हम करेंगे कम से। किससे करेंगे बच्चों, कम, ठीक है। कौन सा लिखेंगे, पहले हम कम का लिखेंगे। जब हम पहले कम का लिखेंगे तो उसके बाद कौन सा आएगा, इसका जस्ट विपरीत। तो कम का पर्यायवाची क्या होता है, अधिक, तो क्या आएगा यहाँ पे इसका अधिक। आगे समझ में, पहले हमने क्या लिखा, कम, उसके बाद अधिक। अब अधिक का पर्यायवाची कम, अधिक का पर्यायवाची कम। आगे समझ में, तो समझ में आ गया होगा आपके कि पहले कम, उसके बाद अधिक, फिर अधिक के बाद वापस कम। क्लियर। चलिए क्षारीय मृदा पे आते हैं। जब यहां हमने कम लिखा है तो यहां क्या आएगा, अधिक, इसका विपरीत बिल्कुल हुआ कि नहीं हुआ, विपरीत। यहाँ पे कम है तो यहाँ पे अधिक, यहाँ पे कम है तो यहाँ पे भी अधिक, ठीक है। जब यहाँ पे अधिक है, क्योंकि बात होती है दूसरे ऑप्शन की बात हो रही है कि क्षारीय मृदा की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमने अधिक लिखा है तो अधिक के बाद क्या आएगा, कम। अधिक के बाद क्या आएगा बच्चों, कम। जब अधिक के बाद कम आ रहा है तो कम के बाद अधिक, कम के बाद क्या आ रहा है, अधिक। अब समझो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ कम है तो ये अधिक हो गया, ये अधिक है तो ये कम हो गया, ये कम है तो ये अधिक हो गया। वैसे भी समझ लो तो भी ठीक है। अगर आप एक एक चीजों को लेके चलते हैं कि मैं तो लवणीय मृदा पहले याद करूंगा, क्षारीय बाद में याद करूंगा, वैसे कर लीजिए आप। लवणीय मृदा में सबसे पहले कम, अधिक, कम, क्षारीय मृदा में अधिक, कम, अधिक, ठीक है। अब है क्या चीज, अब इसमें संख्या जोड़ दो आप। लवणीय मृदाओं में जो पीएच होता है कितना होता है, 8.5 से 8
8.5 से कम। ईसी होती है वो 4 से, क्योंकि अंक लिखा हुआ पहले से ही, 4 से अधिक होती है। और विविनयशील सोडियम प्रतिशतता कितनी होती है? 15 से कम। आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, आपने लिख दिया पहले ही। क्षारीय मृदाओं का पीएच कितना होता है? वही 8.5। आपको तो उतारना है बस, ऐसे कैसे आपको क्या उतारना है? यहाँ पे आपने 8.5 उतार दिया, यहाँ पे 4 उतार दिया, यहाँ पे 15 उतार दिया। सेम वो भी यही करो, 8.5 यहाँ उतार दिया, 4 यहाँ उतार दिया और 15 यहाँ उतार दिया। इसका आंसर क्लियर हो चुका है। पीएच 8.5 से कम तो ईसी 4 से अधिक, और ईएसपी ये विनिमयशील सोडियम प्रतिशत 15 से कम। वहीं हम बात करेंगे क्षारीय मृदाओं की, तो पीएच 8.5 से अधिक, ईसी 4 से कम और विनिमयशील सोडियम प्रतिशत 15 से अधिक। अब नंबर 3 पे आइए आप, लवणीय क्षारीय मृदाएं। लवणीय क्षारीय मृदाएं, ठीक। नंबर 3 पे आ रहे हैं, लवणीय क्षारीय मृदाएं जो होती हैं इनका पीएच होता है 8.5 से अधिक। क्या होता है बच्चों? 8.5 से अधिक, ठीक है। नेक्स्ट, ईसी ये भी 4 से अधिक, ये भी 4 से अधिक, और विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता ये भी 15 से अधिक। ये भी क्या हो गया बच्चों? 15 से अधिक हो गई। तो लास्ट की जो हमारी लाइन है लवणीय क्षारीय है, उसमें सारी चीजें क्या आएंगी बच्चों? अधिक अधिक आएंगी, सभी चीजें ज्यादा ज्यादा आएंगी। तो इसको आप सारणी के हिसाब से उतारो ऐसे कैसे। उसके बाद में लिखवाऊंगा आपके इनको उपनाम, कि इनको उपनामों से और जाना जाता है, उपनाम इसके और भी हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, हिलगार। हिलगार ने जो ये मिट्टी है ना, एक तो ऑप्शन रहेगा इसमें रंग, कि कौन सा रंग पाया जाता है। रंग का ऑप्शन इसमें डाल देता हूं मैं, रंग यहीं पे डाल दूं कहीं पे, रंग का ऑप्शन यहां डालना पड़ेगा। अब लिख देते हैं, इसमें रंग वाला ऑप्शन हो रहेगा बच्चों। आप बगल में लिख लेना, मैं यहां लिख देता हूं इसका रंग। गे तो राइट को शॉर्ट में लिख जाती है, रंग लिख देता हूं ना, रंग रंग, इसका रंग कैसा होता है, ठीक है। अब चलिए बच्चों, अब इसके बारे में पढ़िए डिटेल से, इनके नाम क्या है। सबसे पहले हमने बताया था लवणीय मृदाएं, आपको लिखा था ना पहले, लवणीय मृदाओं को क्या कहते हैं? सफेद ऊसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सफेद ऊसर। तो लवणीय मृदाओं का रंग कैसा हुआ? सफेद। कैसा हुआ बच्चों? सफेद। लिख लेना इसको ऐसे कैसे, ठीक है। क्षारीय मृदा का रंग कैसे हुआ? इसको काली ऊसर भी कहते हैं, तो इसका रंग कैसा हुआ? काला या काली। मिट्टी है तो मिट्टी काली, ठीक। रंग कैसा हुआ इसका? काला या काली। लास्ट में है हमारा लवणीय क्षारीय मृदा, तो इसका रंग बताया था हमने भूरा। क्या बताया था? भूरा। ये काला कर सकते हो, काली कर सकते हो, एक ही बात है, काला लिख लो, रंग अच्छा रहेगा काला, ठीक है। प्लूरल शब्द है, बहुवचन है, अपना सिंगुलर। नेक्स्ट, क्षारीय मृदा है लवणीय क्षारीय जो मृदा है, इसका रंग कैसा होता है? भूरा। इसका रंग होता है बच्चों भूरा, दिखाया था ना आपको मैंने, इसका रंग भी भूरा होता है। अब आप एक चीज समझ लीजिए कि आपको सबसे पहले तो इनके रंग के बारे में पता होना चाहिए। अगर एक चीज का रंग कैसा है? सफेद। कैसा है एक चीज का रंग? सफेद। तो जैसे ही मैंने यहां बताया था ना कि पहली हमारी संख्या कम है, तो दूसरी क्या आएगी? इसके विपरीत, इसके अपोजिट, इसका विलोम बिल्कुल। तो कम का विलोम अधिक और अधिक का विलोम कम। वही चीज से यहाँ है, कम का विलोम अधिक, अधिक का विलोम कम, कम का विलोम अधिक। क्लियर? अब चलिए, लवणीय मृदाओं को मैंने बताया था कि लवणीय मृदाओं को लूण भी कहा गया है, और लूण को हिंदी में नमक कहते हैं, और नमक का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। तो लवणीय मृदाओं का रंग कैसा हुआ? सफेद। तो सफेद का प्रयोग, इसका विलोम शब्द क्या हुआ? सफेद का काला, है ना भाई? सफेद है बिल्कुल कोई भी चीज, तो सफेद का आप क्या करेंगे? काला। ये सफेद और ये लिखा हुआ काला, है ना?
तो पहला सफेद और दूसरा कलर इसका कैसा हुआ, काला, और तीसरा इसका कलर आएगा वो आएगा भूरा, ना तो सफेद ना काला, कौन सा हुआ, भूरा कलर हुआ। तो ये तीन इसके कलर हैं। अब इनके कलर के हिसाब से इनके कुछ नाम हैं, कलर के हिसाब से इनके कुछ नाम है। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा हिलगार्ड की। किसकी चर्चा करूंगा बच्चों, हिलगार्ड की। तो हिलगार्ड ने देखो, हिलगार्ड जो वैज्ञानिक है ये देसी वैज्ञानिक है। देसी मतलब इसको आप ये समझो कि हिल और गार्ड ये दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर, हिल प्लस गार्ड, हिल प्लस गार्ड, ठीक है, हिल प्लस गार्ड। अब हिल कोई अलग नाम है, हिल यानी पहाड़ को होता है, हिल से नहीं पहाड़ कहते हैं ना, तो हिल यानी पहाड़ और गार्ड यानी रक्षक, तो पहाड़ का रक्षक। ये कह सकते हो आप, ये कह सकते हो कि हिल यानी पहाड़ या हिल यानी कोई अलग शब्द होगा, कोई दिक्कत नहीं है। गार्ड, तो गार्ड कौन होता है, जिसको नॉलेज कम होती है, जिसको नॉलेज कम होती है उसे गार्ड बनाया जाता है। जैसे स्कूल का गार्ड किसे बनाएंगे, पियोन, जिसके पास क्वालिफिकेशन कम हो, है ना। तो गार्ड यानी जिसके पास एजुकेशन लेवल कम है। तो जिनके पास एजुकेशन लेवल कम है तो वो क्या करते हैं, किसी भी चीज का नाम उसकी प्रकृति के हिसाब से रखते हैं। किसके हिसाब से रखते हैं, प्रकृति के हिसाब से। जैसे अब ये गार्ड लोग जो होते हैं, जिनका क्वालिफिकेशन कमजोर होता है, जिनकी शिक्षा कमजोर होती है, अगर इनके घर में अगर बच्चा मंगलवार को पैदा हो रहा है, इनके घर में जो गार्ड है, गार्ड जैसे लोगों के घर में हिल एक व्यक्ति का नाम है, इसे इसका प्रोफेशन क्या है, गार्ड, कि गार्ड का काम करता है। तो गार्ड के घर में अगर मंगलवार को बच्चा पैदा हो रहा है तो उसका नाम क्या रखेंगे, मंगल्या। क्या रखेंगे, मंगल्या। तो उसने क्या है, उस वार से उसका नाम को ले लिया। बुधवार को हो रहा है तो बुद्धा, है ना, सेम चीज हो रही है, उस चीज से हो रही है। और कई और भी ऐसे नाम हैं, गुरुवार को हो रहा है तो ग्यारह, है ना। ऐसे ऐसे हम सिमिलर नेम रखते हैं ताकि याद करने में दिक्कत नहीं आए और हमारी जबान में भी वो ऐसे कैसे बने रहे। तो हिलगार्ड एक साइंटिस्ट था, हिलगार्ड एक वैज्ञानिक था, ये ग्रामीण वैज्ञानिक है, इसको कुछ भी नहीं आता, इसको कुछ भी नहीं आता, इसलिए इसके नाम क्या है, गार्ड, कि ये तो गार्ड है भाई, ये तो गार्ड है। और गार्ड लोगों का क्वालिफिकेशन कमजोर होता है। गार्ड लोग जो होते हैं उनकी पढ़ाई लिखाई कमजोर होती है, कम पढ़े लिखे होते हैं। इसलिए कम पढ़े लिखे होने की वजह से इन्होंने भी मिट्टियों का अलग अलग नामकरण किया है, अलग अलग नामों से पुकारा है। तो ये गार्ड है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मंगलवार को बच्चा पैदा हो रहा है तो मंगल्या, और बुधवार को हो रहा है तो बुद्धा, है ना, ठीक है ना। वैसे ही सफेद रंग की मिट्टी अगर यहां दिख रही है, किसी भी क्षेत्र में सफेद रंग वाली मिट्टी दिख रही है, तो हिलगार्ड ने, इस गार्ड वैज्ञानिक ने उसका नाम क्या रख दिया, सफेद ऊसर। क्या रख दिया बच्चों इसका नाम, सफेद ऊसर, सफेद ऊसर। आगे समझ में, आपको याद करने में बिल्कुल समस्या नहीं होगी। देखो, हिलगार्ड एक ग्रामीण वैज्ञानिक है, हिल इसका नाम है, गार्ड इसका काम है। क्या करता है, ये गार्ड बना करता है, गेट पे खड़ा हो जाता है और ये देखता है गार्ड बैठा बैठा कौन आ रहा है एंट्री कर लो, कौन जा रहा है एंट्री कर लो, बस इतना आता है इसको। तो ये क्या करता है, प्रोफेशन देख करके नामकरण करता है। जैसे हाँ भाई, मेरे मंगलवार को बच्चा हुआ है तो इसका नाम मंगल्या रख दो, मेरे बुधवार को बच्चा हुआ है तो उसका नाम बुद्धा रख दो, मेरे बृहस्पतिवार को बच्चा हुआ है तो इसका नाम कुछ और रख दो, है ना, गुरुवार को हुआ है तो इसका नाम गुरु रख दो। तो इस प्रकार से अलग अलग नाम होते हैं। तो रविवार को हुआ है तो इसका नाम रवि रख दो, है ना, रविवार को हुआ है तो इसका नाम रवि रख दो, ठीक है। तो इस प्रकार से नाम रखे जाते हैं, इस प्रकार से नामकरण करते हैं ये गार्ड लोग। तो वैसे इन्होंने जब सफेद मिट्टी देखी, इस हिलगार्ड ने, हिल नामक वैज्ञानिक ने, जो कि गार्ड है एक, इसने सफेद मिट्टी को देखा तो उसका नाम क्या कहा, उसको किस नाम से पुकारा, सफेद ऊसर। किस नाम से पुकारा, सफेद ऊसर। अब इसने कोई नया नाम तो लिखा नहीं, क्यों, नया नाम निकालने के लिए एक एजुकेशन चाहिए, नया नाम निकालने के लिए एजुकेशन चाहिए। आप विदेशी लोगों के नाम देखो, आप ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है उनके नाम देखो, रिकी पॉन्टिंग,
साइमंड, ग्लिग्रिस्ट, स्टीवा, स्मिथ, सैनवॉन, लेहमन, है ना, ब्रैडली, ऐसे ऐसे नाम है। साउथ अफ्रीकन टीम के एबी डिविलियर्स, ठीक है, इंग्लैंड की टीम के चोपड़ा आर्चर्स। तो ऐसे ऐसे नेम, अब ये नाम निकालने के लिए, नाम रखने के लिए एजुकेशन चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए। तो उसी प्रकार से अब ये भी तो किसी डे को पैदा हुए होंगे कि भाई कोई सोमवार को हुआ है, कोई मंगलवार को हुआ है, कोई बुधवार को हुआ है। अगर ये बच्चे यहाँ पैदा होते, हिलगार्ड के घर पैदा होते, तो इनका नाम एबी डिविलियर्स की जगह पे क्या होता, या तो मंगल्या होता या बुद्धा होता, है ना। रिकी पॉन्टिंग की जगह रवि होता या सनी होता, शनिवार हो रहा है तो सनी, है ना। तो इस प्रकार से ये नाम होते, लेकिन एजुकेटेड पर्सन है, एजुकेशन की जगह इनका जन्म हुआ है, इसलिए इनके नाम में चेंजेस है, अपने हिसाब से उन्होंने इसके नाम रखे हैं। तो ये एजुकेशन इसका कम है, इसलिए इसने रंग देख करके नामांकन किया है। हिलगार्ड ने रंग को देख करके नाम लिखा है। तो सफेद मिट्टी जो है इसका रंग सफेद है, इसलिए इसने इस हिलगार्ड ने सफेद मिट्टी को क्या कह दिया बच्चों, सफेद मिट्टी को सफेद ऊसर कह दिया कि भाई ये तो सफेद ऊसर है। क्या है, सफेद ऊसर है। चलिए उसके बाद उसने आगे चला, देखिए काली मिट्टी, ये काली मिट्टी है। अब चूंकि उसका रंग काला है, उसका रंग काला है, जिस प्रकार से जिस मिट्टी का रंग सफेद है तो उसको उसने किस नाम से पुकारा, सफेद ऊसर करके, है ना, सफेद ऊसर करके। अब यहाँ पे मिट्टी का रंग कैसा है, काला, तो अब इसे क्या कहेगा, तो हिलगार्ड चूंकि गंवार आदमी है, कम पढ़ा लिखा है, पैसे भर की नौकरी लगा है हिलगार्ड, तो गार्ड है, गार्ड की नौकरी मिली है, इसलिए इसका भी वही काम करेगा जो उसने सफेद का किया है, इसका नाम भी वो वही रखेगा। क्या रखेगा, सफेद का नाम सफेद ऊसर रखा है, तो काले का नाम काला ऊसर, क्या रखेगा, काला ऊसर। ये मिट्टी कैसी होगी, काला या काली ऊसर, एक ही बात है, काला या काली ऊसर। बच्चों ये बहुत ही बारीक तरीके से तैयार किए हुए मैटर्स हैं, इनको आप अच्छे तरीके से और इंटरेस्ट लेके पढ़ना, क्योंकि देखो पीएच मान के प्रश्न तो कोई भी कर देता है, लेकिन यहां सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि लवणीय मृदा को हिलगार्ड ने क्या कह करके पुकारा। लवणीय मृदा का नाम हिलगार्ड के अनुसार है, क्या नाम है। अब आप देखोगे कि सर हिलगार्ड का नाम तो पड़ा हुआ है, लेकिन ये नहीं पता कि इसने लवणीय मृदा को क्या कह के पुकारा है, लवणीय मृदा का नाम क्या लिखा है इसने। तो हिलगार्ड मतलब हिल इसका नाम है, गार्ड इसका काम है। गार्ड लोग कम पढ़े लिखे रहते हैं, तो लवणीय मृदा, लवण, लवण यानी लूण, लूण यानी नमक, नमक का रंग होता है सफेद, इसलिए उस सफेद रंग को देख करके हिलगार्ड जो कि गंवार है, गार्ड है, इसने सफेद रंग को देख करके और लवणीय मृदा का नाम क्या किया है, सफेद ऊसर किया है। क्या किया है, सफेद ऊसर किया है। दूसरी बात, क्षारीय मृदा। अब हिलगार्ड जो है गार्ड आदमी है, बिल्कुल देसी आदमी है, देहाती आदमी है, ये रंग देख करके काम करते हैं। अगर किसी बच्चे का रंग काला हुआ तो उसे क्या कहेंगे, काला। किसी बच्चे का रंग भूरा हुआ तो क्या कहेंगे, उसको भूरा। वैसे सिस्टम है। तो यहाँ पे मिट्टी का रंग कैसा है, काला, तो इसे क्या कहा, काली ऊसर। यहाँ मिट्टी का रंग सफेद, इसे क्या कहा, सफेद ऊसर। अब तीसरी मिट्टी, अब यहाँ पे फिर बात रंग की आ गई। तीसरा रंग कौन सा है, भूरा, तो भूरा कलर है तो इसको भूरिया। लेकिन यहाँ देखो व्यक्तिगत नाम आएगा नहीं, यहाँ व्यक्तिगत नाम नहीं है, यहाँ पे जगह के हिसाब से नामकरण किया जा रहा है। तो भूरा रंग है, तो अब रंग के हिसाब से ही इसका नामकरण करेगा ना हिलगार्ड। पहले कहीं पे गया, सफेद मिट्टी मिली तो सफेद ऊसर कह दिया उसको, फिर आगे चला काली मिट्टी मिली तो काली ऊसर कह दिया उसको, फिर आगे चला तो भूरी मिट्टी मिली। अब भूरी मिट्टी को क्या कहेगा, जब उसने सफेद को सफेद कहा है, काले को काला कहा है, तो भूरी को भी क्या कहेगा बच्चों, भूरा ही कहेगा। तो भूरी मिट्टी क्या कहलाएगी, भूरी मिट्टी भी भूरी ऊसर कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों, भूरी ऊसर। क्या कहलाएगी, भूरी ऊसर कहलाएगी। अब यहां आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सफेद ऊसर क्या है, काली ऊसर क्या है और भूरी ऊसर क्या है। आपको अपने आप नाम याद हो जानी चाहिए कि काली ऊसर किस मिट्टी का नाम है, काली मिट्टी का। काली मिट्टी कौन सी है, क्षारीय मृदा, क्लियर। और सफेद मिट्टी लवणीय मृदा, क्योंकि लवण से क्या बनता है, लूण, और लूण से बनता है नमक, और नमक का रंग कैसा होता है, सफेद, इसलिए लवणीय मृदा का रंग भी सफेद होगा।
और हिलगाड़ ये गाढ़ आदमी है, गाढ़ देसी आदमी, इसको आता जाता कुछ नहीं है, ऊंटा छाप है, तो ये रंग देख के तिलक करता है। सफेद रंग देखा तो सफेद ऊसर, काला रंग देखा काली ऊसर, भूरा रंग देखा भूरी ऊसर। आ गया समझ में? तो हिलगाड़ वैज्ञानिक का नाम पूरा, हिलगाड़ हो गया कंप्लीट। अब देख लो हिलगाड़ ने टेम्पो कितना ही ला दिया, हमारे लगभग 10 से 15 मिनट इसने खराब कर दी केवल अकेले हिलगाड़ ने। लेकिन याद हो गया हमको ये कि सफेद, काली और भूरी ऊसर को हम याद कैसे करेंगे। ठीक है, तो हिलगाड़ का नाम कंप्लीट हो गया। अब आता है गेदोराइज, है ना, गेदोराइज जो है उसका नाम आता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं हम। गेदोराइज देखो बच्चों, सफेद है ना, लवणीय मृदा जो होती है ना, लवणीय मृदा का रंग कैसा होता है? सफेद, क्योंकि लवणीय मृदा में क्या पाए जाते हैं? लूण पाया जाता है, और लूण को नमक कहते हैं ना। तो लूण जो होता है, लूण जो होता है, आप देखना लूण के अंदर सफेद सफेद बारीक बारीक कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बारीक बारीक कण पाए जाते हैं, है ना। तो इस मृदा के कणों के कारण इसके जो कण होते हैं वो चौक जैसे होते हैं। सफेद चौक देखा है आपने? सफेद चौक जिससे बोर्ड पे लिखते हैं, उसके जैसे होते हैं। तो गेदेरोइज ने सफेद जो मृदा थी, इसका रंग सफेद होने के कारण, चौक जैसा होने के कारण, कैसा होने के कारण? चौक जैसा सफेद, जो चौक होता है उसका रंग भी सफेद होता है। तो गेदेरोइज जो था ये एक शिक्षक था, तो इसने शिक्षक के हिसाब से यहाँ पे भूमिका निभाई है। हिलगाड़ एक गाढ़ था, तो इसने देसी दिमाग लगाया है, और काला, भूरा, सफेद ऊसर कह के फ्री हो गया है। गेदेरोइज एक शिक्षक है, इसने क्या देखा कि सफेद रंग, अब सफेद रंग किससे मैच करेगा? चौक से। किससे मैच करेगा? चौक से, कि चौक जैसा सफेद। किसके जैसा? चौक जैसा सफेद। तो गेदेरोइज के हिसाब से लवणीय मृदा का नाम क्या पड़ा? गेदेरोइज के हिसाब से लवणीय मृदा का नाम पड़ा सोलन चाक। क्या पड़ा? सोलन चाक। क्या पड़ा? सोलन चाक, है ना। क्या पड़ा? सोलन चाक। चाक इसलिए क्योंकि सफेद होता है, ये मिट्टी सफेद है, तो इसलिए गेदेरोइज ने क्या बोला इसको? सोलन चाक। फिर दूसरी आती है काली। अब काली मिट्टी जो होती है, काला यानी अंधेरा, और अंधेरे को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नाइट, है ना। तो इसने इसका नाम क्या रखा? इसने इसका नाम रखा सोलोनेट्ज। सोलोनेट्ज, इसने इसका नाम क्या लिखा? सोलोनेट्ज। सोलोनेट्ज, है ना। पहली मिट्टी का नाम सोलोचाक, दूसरी का सोलोनेट्ज। अब आता है लवणीय क्षारीय अंतिम मृदा। लवणीय मृदा का सोलनचाक। लवणीय मृदा का नाम क्या है? सोलनचाक। क्षारीय मृदा का सोलोनेट्ज, और लवणीय क्षारीय का सोलोडाई। डाई यानी दो, सोलो देखो, सोलोडाई, डाई यानी दो। मैंने कहा था शिक्षक है ये, तो शिक्षक ने चौक देखा तो एक को नाम दे दिया सोलन चाक। दूसरी मतलब काली मृदा, तो काली इसने देखा कि अंधेरे बिल्कुल, तो इसको नाइट बोलते हैं, अंधेरे को अंग्रेजी नाइट बोलते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा? सोलनेट्ज। फिर देखा इसने कि जो सोलनेट्ज और सोलन चाक है, ये दोनों मिलकर के ही लवणीय क्षारीय मृदा का निर्माण कर रही है, अर्थात लवणीय क्षारीय मृदा में दोनों गुण पाए जा रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या लिख दिया इसने? सोलन डाई। डाई यानी दो, मतलब इसमें दोनों गुण मिलेंगे आपको। अब इसको आप एक बार विस्तार से समझ लीजिए। मृदा का नाम लवणीय। लवणीय मृदा का पीएच 8.5 से कम, ईसी 4 से अधिक, विनिमयशील सोडियम प्रतिशत 15 से कम। हिलगाड़ ने इसको सफेद ऊसर कहा है, गेदेरोइज ने इसको सोलन चाक कहा है, और इसका रंग कैसा होता है? सफेद होता है। नेक्स्ट, क्षारीय मृदा। क्षारीय मृदा का पीएच 8.5 से अधिक, ईसी 4 से कम, और विनिमयशील सोडियम प्रतिशत 15 से अधिक। हिलगाड़ ने इसका नाम दिया है काली ऊसर, गेदेरोइज ने इसका नाम दिया है सोलनेट्ज, और रंग कैसा है इसका? काला।
आप आइए लवणीय क्षारीय मृदा पे, तो लवणीय क्षारीय मृदा में लवणीय गुण भी मिलेंगे, क्षारीय गुण भी मिलेंगे, इसलिए पीएच मान 8.5 से अधिक, ईसी 4 से अधिक और विनिमयशील सोडियम प्रतिशत 15 से अधिक। उसके बाद इस मृदा का रंग कैसा होता है, भूरा, इसलिए हिलगार्ड ने इसको नाम क्या दिया, भूरी ऊसर, क्योंकि इसमें लवणीय और क्षारीय गुण दोनों पाए गए हैं, नाम ही क्या है, लवणीय क्षारीय। तो लवणीय क्षारीय मतलब दोनों गुण मिल रहे हैं, तो दोनों गुण मिल रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या लिखा, गेद्रोइज ने सोलो डाई, क्या लिखा, सोलो डाई, डाई यानी दो। तो बच्चों ये लवणीय क्षारीय मृदाओं का क्लासिफिकेशन था, वर्गीकरण था। तो इसको आप ऐसे कैसे उतार लीजिए और इसको आप मैंने जैसे समझाया वैसे वैसे इसको आप एक दो बार समझिए, आपकी बहुत अच्छा समझ में आएगा और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये चार्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसी चार्ट से 2 प्रश्न फिक्स हैं, इसी चार्ट से आज कह देता हूं आपको, इसी चार्ट से 2 क्वेश्चन फिक्स हैं। जिस दिन आप इस चार्ट को बिना देखे करना सीख जाओ, समझ लेना कि आपने जेड के 2 प्रश्न सही कर दिए। अब आपकी लड़ाई 120 क्वेश्चन से नहीं है, अब आपकी लड़ाई 118 क्वेश्चन से है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन इसी का एक ही है। अब वो क्या आएंगे, तो आपको अगर ये पूरा चार्ट याद है तो आप पुराने पेपर उठा के देख लेना, अगर इस टॉपिक में से कोई प्रश्न पूछा है तो आप उसका आंसर 101% करके रखेंगे। और ये प्रश्न जो है ना, ये जेड में नहीं, प्री पीजी, प्री पीएचडी, एग्रीकल्चर ऑफिसर, एग्रीकल्चर असिस्टेंट ऑफिसर, कृषि पर्यवेक्षक, बैंक में, ठीक है, जितनी भी एग्रीकल्चर की जो एग्जाम्स लगती हैं, चाहे कृषि वैज्ञानिक के एग्जाम हो, चाहे कृषि पर्यवेक्षक के एग्जाम हो, सभी लेवल के एग्जाम में लवणीय क्षारीय मृदा का प्रश्न पूछा जाता है। और ये मेरा निजी एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत एग्जाम्स दी हैं और मैंने सुपरवाइजर के एग्जाम भी दिए, तो मैंने कृषि वैज्ञानिक के एग्जाम भी दिए, तो जीरो और बॉटम, टॉप एंड बॉटम लेवल, दोनों लेवल मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर रखे हैं। तो लवणीय क्षारीय मृदा का प्रश्न, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में मृदा की जो समस्या है वो कुछ मृदाएं लवणीय है, कुछ मृदाएं क्षारीय और कुछ मृदाएं लवणीय क्षारीय हैं। तो सॉइल में जो समस्या है वो लवणीय क्षारीय की समस्या है। तो लवणीय क्षारीय का जो गुण है वो इसी सारणी से आप समझ सकते हो, इसके अलावा और कोई बेटर सारणी नहीं है। दूसरी बात, लवणीय क्षारीय मृदाओं का जो नामांकन किया है, इनका विभाजन किया है, वो 2 वैज्ञानिकों ने किया है, एक का नाम तो हिलगार्ड और दूसरे का नाम गेद्रोइच। दोनों का नाम बता चुका हूं मैं। हिलगार्ड, ये गार्ड है बिल्कुल देसी अंगूठा छाप, पैसे भर की नौकरी लगा है, इसलिए इसको कुछ भी नहीं आता। सफेद को सफेद उसर, काली को काली उसर, भूरी को भूरी उसर, सोमवार को पैदा हुआ तो कुछ और रख दिया, मंगलवार को पैदा हुआ तो मंगल रख दिया, बुधवार को हुआ तो बुध रख दिया, गुरु को हुआ तो गुरु रख दिया, शनिवार को हुआ तो शनि रख दिया, रविवार को हुआ तो रवि रख दिया। इस प्रकार के नामांकन करने वाला हिलगार्ड, क्योंकि गार्ड है। दूसरा गेद्रोइच एक शिक्षक है, तो इसने क्या किया, इसने देखा कि सफेद सफेद तो चौक जैसा सफेद है, कैसा सफेद, चौक जैसा सफेद, इसलिए इसका नाम रख दिया सोलन चाक। दूसरी काली, तो काली यानी रात की जैसे काली, अंधेरे की जैसी काली, तो अंधेरे को बोलेंगे नाइट, इसलिए इसका नाम रख दिया सोलन नाइट। उसके बाद लवणीय क्षारीय मृदा, इसमें दोनों गुण पाए जा रहे हैं, इसके लिए इसका नाम रख दिया सोलो डाई, डाई यानी दोनों। तो इस प्रकार से ये वैज्ञानिकों का क्लासिफिकेशन पूरा। तो उसको आप लिखिए और बार बार लिख के याद करिए। ये आपने याद कर लिया मतलब जेड के 2 क्वेश्चन क्लियर कर लिए। अगर किसी बच्चे को गलतफहमी हो ना कि सर इससे प्रश्न नहीं आते, कोई बच्चा अगर इंटेलिजेंस ज्यादा हो, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से और कॉन्फिडेंस हो, या उसको लगे कि मैं चेक करूंगा सर मैं तो उसके लिए प्रत्यक्ष देता हूं प्रमाण इस चीज का। जो कह रहे हैं सर ये बारी का लेवल है, बारी पढ़ा रहे हैं, उनसे मैं कह रहा हूं जेड 2019 का पेपर देखो, आपको और सारे छोड़ दो, जेड 2019 का पेपर देख लेना, इसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे इसी सारणी में से। आज चैलेंज कर रहा हूं आपको, 2019 का पेपर देख लेना, 2 से 3 क्वेश्चन इस सारणी से मिलेंगे। और इस साल का पैटर्न चेंज है, इस साल एग्जाम पैटर्न चेंज है। इस साल आपको बता रहा हूं कि कम से कम 2 क्वेश्चन तो इससे मिलेंगे, 2 की तो संभावना मैंने खुद ने रखी है इस क्वेश्चन की। मैंने खुद ने इस चीज का ऑब्जेक्शन किया है कि 2 क्वेश्चन तो आपको जेड ने इस चीज के रखने ही चाहिए, क्योंकि सॉइल साइंस बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर के लेवल पे। एग्रीकल्चर में सॉइल साइंस बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसलिए सॉइल साइंस की ये आधारशिला है। लवणीय मृदा, क्षारीय मृदा, लवणीय क्षारीय मृदा, किसी ने क्या नाम दिया, किसी ने क्या क्लासिफिकेशन किया, इसलिए आप इसको याद करें और इसकी महत्वता को समझिए, आपको आगे भी काम आएगा ये। तो अब इसको आप उतार लीजिए ऐसे कैसे। फिर हम पढ़ेंगे कि कुछ फसलें हैं
कुछ फसलें हैं जो लवणीय क्षेत्रों में उग सकती हैं, है ना। कुछ अधिक लवणीय क्षेत्रों में उग सकती हैं, कुछ मध्यम में उग सकती हैं, तो कुछ बहुत कम में उग सकती हैं। ठीक है, कुछ फसलें हैं तो उसमें हम देखेंगे कि कुछ तो हमारी फसलें आएंगी, कुछ चारे वाली फसलें आएंगी, कुछ सब्जी वाली फसलें आएंगी और कुछ फल वाली फसलें आएंगी, है ना। तो ये मैं आपको लिखवाऊंगा, ठीक है। तो आप इसको उतार लीजिए एक बार ऐसे कैसे, सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं करना बच्चों, इसमें सेम टू सेम उतारना है आपको उसका, है ना। चलिए देखो बच्चों, अब मेरा पैटर्न पढ़ाने का थोड़ा सा चेंज हो गया है। मैं डेली का एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ, डेली का 1 से 2 पॉइंट में क्लियर करते हुए चल रहा हूँ, चाहे क्लास 1 घंटे की हो, आधे घंटे की हो या 2.5 घंटे की हो या 3 घंटे की हो, डेली एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए चलो, ठीक है। और अब आपकी क्लास का टाइम लगभग बढ़ जाएगा, देखो 2 से 2.5 घंटे की क्लास हो जाएगी। जिन बच्चों के फोन में रिचार्ज नहीं है नेट का, तो कोई बात नहीं बच्चों, आप 2 दिन में देख लेना, लेकिन मुझे भी मेरा देखो सिलेबस क्लियर करवाना है, आप भी अपनी थोड़ी स्पीड बढ़ाइए, क्योंकि बात करियर की है, भविष्य की बात है, भविष्य का सवाल है। तो स्लो चलेंगे तो पार चलने वाली नहीं है, स्पीड तो हमें लगानी पड़ेगी। चलिए सबसे पहले देखेंगे फसलों के नाम, फसलों के नाम, उसके बाद उच्च लवण सहिष्णु, उच्च लवण सहिष्णु मतलब अधिक लवण सहन करने वाली फसलें। फिर मध्यम लवण सहिष्णु मतलब मध्यम लवण सहन करने वाली फसलें। अब आता है न्यून लवण सहिष्णु, यानी बिल्कुल कम लवण सहन करने वाली फसलें। तो बच्चों ये सारणी आपको ऐसे की ऐसे बनानी है और इसको आप समझते हुए चलना है, ठीक है। ये लीजिए, ये हमने इसको 4 भागों में बांट दिया हमारे पूरे को, ठीक है। नंबर 1, सबसे पहले आएंगे आपके खाद्यान्न फसलें। कौन सी फसलें आएंगी? खाद्यान्न फसलें कह सकते हैं या क्षेत्रीय फसलें कह सकते हैं। कौन सी? क्षेत्रीय फसलें। क्षेत्रीय फसलें। तो फसलों में बच्चों अधिक लवण सहन करने वाली फसलें कौन कौन सी हैं, जो ज्यादा साल सहन कर सकती हैं, लवण सहन कर सकती हैं? तो उसमें देखो सबसे पहले चुकंदर, चुकंदर, ढैंचा, जौ, चुकंदर, ढैंचा, जौ, सरसों, तंबाकू, कपास। सबसे पहले चुकंदर, उसके बाद ढैंचा, जौ, सरसों, कपास, है ना। तो ये जो फसलें हैं ये बच्चों अधिक लवण को सहन कर सकती हैं, अधिक लवण को एक्सेप्ट कर सकती हैं, है ना। ज्यादा लवण ये सहन कर सकती हैं। एक फसल लगी इसको तंबाकू, टोबैको, तंबाकू, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी फसलें मुख्य हैं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये तीनों ऑप्शन में हर बार पूछे जाते हैं लगभग।
बड़ी से बड़ी एग्जाम में भी आता है कि अधिक लवण सहन करने वाली फसल कौन सी है, तो सबसे पहले चुकंदरी आता है। अगर चुकंदर नहीं होगा तो ढैंचा होगा, ढैंचा नहीं होगा तो जौ होगा। तो ये फसलें ऐसी हैं, ये अधिक लवण को सहन कर सकती हैं, मतलब अधिक लवण में भी फसलें आसानी से उग सकती हैं। उसके बाद आता है मध्यम लवण। तो मध्यम में आपके लगभग सभी फसलें आएंगी, जिसमें गेहूं, बाजरा, मक्का, धान, ज्वार, है ना, गेहूं, बाजरा, मक्का, धान, ज्वार, अरहर, राई, जई। गेहूं, मक्का, धान, ज्वार, जई, बाजरा, ठीक है ना। ये जो फसलें हैं ये मध्यम यानी लगभग मध्यम या मीडियम साइज के लवण में पैदा हो सकती है। अब आती है न्यून लवण सहिष्णु, मतलब कि अगर इन फसलों को बो दिया लवणीय मिट्टी है तो ये फसल पैदा ही नहीं होगी। तो लवणीय मृदाओं का विरोध करने वाली फसलों में सबसे पहले जो चर्चा होती है वो होती है दलहनी फसलों की। कौन सी फसलों की होती है बच्चों? दलहनी। सभी दलहनी और सनई। एक तो है सनई, इसके अलावा दलहनी। सभी दलहनी फसलें लवण को सहन नहीं कर सकती। अब दलहनी में कौन सी आ गई आपकी? मूंग, उड़द, चना, है ना, ये फसलें आ गई। तो सभी दलहनी और सनई ये जो फसलें हैं ये कम लवण को सहन कर सकती हैं, अर्थात ये बिल्कुल कम लवणीय मृदा में उग सकती हैं। अब आता है दूसरी फसलें, चारे वाली फसलें। कौन सी फसलें? चारे वाली फसलें। तो चारे वाली फसलों में अधिक लवण सहन करने वाली फसल कौन सी है? रोड़ घास और खस घास। नंबर 2 पे चारे वाली फसलें। नंबर 2 चारे वाली फसलें, ठीक है। चारे वाली फसलों में कौन कौन फसलें आएंगी? चारे वाली फसलों में 2 फसलें आएंगी, रोज घास और खस घास। ये घास है बच्चों, मतलब घास। घास और खस घास। रोज घास और खस घास, ये चारे वाली फसलें आएंगी, ठीक है, जो कि अधिक साल सहन कर सकती हैं, अधिक लवण सहन कर सकती हैं। दूसरी हमारी आएगी, वो आएगी, दूसरी जो है उसमें आप देखिएगा सुलोन घास। कौन सी? सुलोन घास। इसके अलावा चारा किस किस का देते हैं? तो चारे के रूप में हम देखो ज्वार भी काम में लेते हैं छोटी अवस्था में, है ना, HCN नहीं बने उस स्टेज में। बाजरा भी काम में लेते हैं छोटी स्टेज में। मक्का भी कभी हम चारे के रूप में काम में ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बरसीम, रिंजका, सेंजी, ग्वार, इन सभी को हम चारे के रूप में काम में ले सकते हैं। तो इसमें लिखिए आप सबसे पहले रिंजका, बरसीम, ज्वार, बाजरा, मक्का लिखिए इसमें आप रिंजका, बरसीम, ज्वार, बाजरा, मक्का, ठीक है। और इसके अलावा एक तो फसल और बची है, तो उनके भी आप इसमें नाम लिख सकते हो। तो उसमें लिखो आप कौन सी? सेंजी और ग्वार। कौन सी? सेंजी व ग्वार। सेंजी और ग्वार, ठीक है। तो ये फसलें हैं जो कि नॉर्मल चारे वाली फसलें हैं, जिनके दिमाग में चल रहा है कि सर ये तो फसल में भी लिखा दिया आपने मक्का का नाम और आप चारे में भी लिखा रहे हो। तो बच्चों छोटी स्टेज में अगर हम काट लेंगे तो चारे वाली फसल बन जाएगी, और अगर हम इसमें बीज बनने देंगे तो ये हमारी दलहनी खाद्यान्न फसल बन जाएगी। स्टेज स्टेज का फर्क है, ठीक है। और न्यून लवण
न्यून लवण है वो है ग्वार। ग्वार ऐसी फसल है जो कि मध्यम से मध्यम लवण सहन कर सकती है। न्यून में कौन सी आएगी? केवल ग्वार। कौन सी आएगी? ग्वार। ग्वार की फसल ऐसी है जो कि न्यून में उग सकती है और मीडियम में भी उग सकती है। नेक्स्ट, अब हमारा तीसरा पॉइंट चलेगा, वो चलेगा सब्जी वाली फसलें। कौन सी फसलें? सब्जी वाली। तो सब्जी वाली फसलों में लिखो आप, जैसे मैंने लिखा दिया आपको सबसे पहले ऊपर चुकंदर, तो चुकंदर, पालक, मूली, शलगम। सब्जी वाली फसलों में लिखो आप चुकंदर, पालक, मूली, सब्जी, है ना। चुकंदर, पालक, मूली, शलगम, ये जो है ये भी इसमें काम में ले सकते हैं। अब आता है मीडियम। मीडियम में लिखो आप पत्ता गोभी, फूल गोभी, टमाटर, मटर, प्याज, खीरा, है ना, सभी गोभी, दोनों गोभी, है ना, गोभी दोनों, टमाटर, प्याज, खीरा, है ना। ये इसके साथ और भी जो फसलें आएंगी जो कि नॉर्मल लेवल पे हम उगा सकते हैं, मीडियम साइज में उगा सकते हैं, जिसमें आप लिख सकते हो लौकी, करेला, आलू, मटर। लौकी, करेला, आलू, मटर, ये भी आप इसमें लिख सकते हो। लौकी, करेला, आलू, मटर, ठीक है। तो ये फसलें हैं जो कि मध्यम लवण सहन कर सकती हैं, सब्जी वाली फसलें। और अब आता है अधिक। तो अधिक में आप लिखो इसमें मूली और सेम। सेम और मूली की कुछ प्रजाति। देखो मूली यहाँ पे अधिक सहन कर रही है, लेकिन मूली की कुछ वैरायटी है जो कम सहन करती है। तो मूली की कुछ वैरायटी, इसके अलावा और एक लास्ट में सेम। सेम आती है ना फलियां, सेम, इसको बीन्स भी कहते हैं। तो सेम, इसके अलावा मूली की कुछ प्रजाति, मूली की कुछ प्रजाति, मूली की कुछ प्रजातियां। इसको ऐसे कैसे उतारो बच्चों? फिर लास्ट हमारा बचेगा, वो बचेगा लास्ट में फल वाली फसलें। कौन सी बचेंगे? फल वाली फसलें। तो फल वाली फसलें लिख लीजिए आप, इनके साथ साथ नीचे लिखा देता हूं। अधिक जो लवण सहन कर सकते हैं तो वह है खजूर, फालसा। फल वाली फसलें कौन सी है? फल वाली फसलें। फल वाली फसलें। तो अधिक में क्या आएगा आपके? सबसे पहले खजूर और दूसरा फालसा। इन दोनों को हम आसानी से लवणीय जो मृदा होती है, अधिक लवणीय, हाई सॉल्ट जो होता है, उसमें इसको हम उगा सकते हैं। हाई सैलाइन सोइल में हम इसको आसानी से ग्रो करा सकते हैं। उसके बाद आता है आपका मीडियम। तो मीडियम में अनार, अंगूर, अमरूद, आम, केला। अनार, अमरूद, अंगूर, आम, केला। अनार, अमरूद, आम, केला, अंगूर, ठीक है। इसके अलावा जो इसी मौसम में जो और फल आते हैं, अलग प्रजाति के फल, जैसे आप लिख सकते हो इसमें जैतून लिख सकते हो। तो इसको भी हम, ये भी मध्यम लवण वाली फसलें हैं। अब आता है हाई, मतलब जो कि लवण में कम ही रहे, मतलब ज्यादा लवण को सहन कर सके। लैंड मतलब ज्यादा, मतलब कि एक तो होता है लवण के प्रति कुछ क्रिया नहीं दिखाए, तो वो हो गया अधिक लवण सहनशील। एक होता है कि लवण के प्रति ज्यादा क्रिया दिखाए, मतलब लवण को सहन ही नहीं करे,
या कम लवण सहन करने वाली या न्यून लवण सहन करने वाली। तो उसमें आप लिखिए फसल वाली फसलों में कि अब जो फसल लिख रहे हैं फ्रूट क्रॉप्स, उनमें लिखिए आप फ्रूट क्रॉप्स में आपने अधिक में उच्च लवण में लिखा है खजूर फालसा, मध्य लवण में लिखा है अनार अमरूद आम अंगूर केला, और अब न्यून लवण में लिखो फल वाली फसलों में सेब बादाम नींबू नाशपाती, सेब बादाम नींबू नाशपाती स्ट्रॉबेरी। सेब बादाम नींबू नाशपाती नारंगी, है ना, स्ट्रॉबेरी। तो बच्चों ये अब तक का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। एक एक चीज को मैंने बोल बोल के लिखा है, एक बार और चलो इसको मैं रिपीट कर देता हूँ, जिनके समझ में नहीं आ रहा है उसको देख लीजिए कि हम लिख रहे हैं पहले फसलों के नाम, उसके बाद उच्च लवण सहनशील फसलें, मध्यम लवण सहनशील फसलें और न्यून लवण सहनशील फसलें। सबसे पहले लिखेंगे फसलों में क्षेत्र वाली फसलें, या जिसको कह सकते हैं जो वे फसलें जो हम सामान्यतः उगाते हैं भोजन के लिए। तो सबसे पहले चुकंदर, अधिक लवण में चुकंदर ढेंचा जौ, उसके बाद सरसों कपास तंबाकू क्षेत्रीय फसलों में। फिर मध्यम में गेहूं मक्का धान ज्वार जई बाजरा, ये हो गए क्षेत्रीय फसलों में मध्यम लवण वाली। फिर क्षेत्रीय फसलों में न्यून लवण वाली सनई और सभी दलहनी फसलें, ये क्षेत्रीय फसलें हैं इसमें जो कि न्यून लवण सहन कर सकती है, सबसे कम लवण सहन कर सकती है। चारे वाली फसलों में सबसे अधिक लवण सहन करने वाली रोड्स घास और खस घास। इसके अलावा मध्यम लवण सहन करने वाली चारे वाली फसलों में तो रिंचका बरसीम दो तो है ही है, इसके साथ साथ ज्वार बाजरा मक्का सेंजी कुमार, ये जो है लवण को मध्यम रूप से सहन कर सकती हैं। और ग्वार कैसी फसल है जो कि निम्न लवण में भी उग सकती है और मध्यम में भी उग सकती है, मतलब लवण कम है तो भी उगा सकते हैं, और मान लीजिए हल्का सा ज्यादा हो जाए तो ग्वार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ग्वार मध्यम लवण में भी उग सकती है। उसके बाद आते हैं सब्जी वाली फसलें। सब्जी वाली फसलों में सबसे पहले नाम मैंने लिख ही दिया चुकंदर का, तो चुकंदर पालक मूली सलगम, चुकंदर पालक मूली सलगम, तो ये आ गए अधिक हाई ससेप्टेबल हाई सेंसुल। फिर मध्यम में आएगा गोभी दोनों, पत्ता गोभी फूल गोभी दोनों गोभी आ गई, टमाटर प्याज खीरा लौकी करेला आलू और मटर। उसके बाद निम्न में आएगा सेम और मूली की कुछ प्रजातियां। अब आइए आप फल वाले पौधों पे, तो फल वाले पौधों पे खजूर फालसा है जो अधिक साल सहन कर सकता है, अधिक लवण सहन कर सकता है। उसके बाद अनार अमरूद आम अंगूर केला, ये जो है ये मध्यम लवण सहन कर सकता है। और न्यून में सेब बादाम नींबू नाशपाती नारंगी और स्ट्रॉबेरी, ये कम लवण सहन करने वाली उद्यान विज्ञान की फसलें हैं। तो बच्चों आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट है, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा और आप इसको एक बार चार्ट बना के ढंग से पढ़ें, ढंग से समझें और इसको बार बार याद करें, क्योंकि इनसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो बच्चों आज के टॉपिक में मैंने आपको लगभग 3 से 4 क्वेश्चन का मैटर क्लियर करवाया है आज की क्लास में, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन क्वेश्चन को आप ढंग से याद करेंगे। तो कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। और वे सभी व्यक्ति वे सभी विद्यार्थी तमाम जो कि हमारी क्लास को पहली बार देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी क्लास को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और हमारी क्लास को शेयर कीजिए, और ताकि आपको डेली की क्लासें अपडेट रहें और आपको बिना सर्च की क्लासें प्रोवाइड हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ दिन, थैंक यू।